चले आ जाओ। अपन पढ़ रहे थे इंडक्टर, क्या पढ़ रहे थे? इंडक्टर। इंडक्टर किससे बोलते थे? यदि किसी सीधे चालक तार को मोड़कर कॉइल का रूप दे दे तो वो क्या कहलाती है? चोक कहलाती, नहीं कहते किसे? जो क्या करती है, अपने अंदर क्या करती है? धारा संचित करती है। धारा का मान परिवर्तनों का क्या करती है? विरोध। अच्छा, किसी चोक का वह गुण जो धारा मान परिवर्तनों का विरोध करता है वो कहलाता क्या? उस गुण को क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं। निकालने के 3 से 4 फॉर्मूले थे जो अभी अपन रिवाइज कर लिए। सबसे मोस्टली जो आपको याद रखना वो कौन सा याद रखोगा? आईटी के अंदर वोल्ट प्रति कूलम। एक आपको रखना L बराबर N∅ अपॉन I। N∅ अपॉन I बता भी दिया था, आया कैसे था? लेंस के नियम से और उसको नियम से आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाले थे अपन। ए कौन सा था? N स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर ए बटा में L। चले आगे। उसके बाद दोनों का संयोजन पढ़ लिया था, श्रेणी और समांतर संयोजन पढ़ लिया। श्रेणी के अंदर क्या होता है? LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। समांतर के अंदर 1/LT बराबर 1/L1 1/L2 1/L3। अगर सारे एक मान के समांतर क्रम में तो निकलेगा L/N करके। अगर सारे श्रेणी क्रम में एक ही मान के हेनरी है तो कैसे निकलेगा? L.N करके। चले आगे। उसके बाद अपन ने पढ़ी थी संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा चो क्या करती है? अपने अंदर ऊर्जा संचित करती है। निकालने का फॉर्मूला कहता है हाफ आगे Li स्क्वायर, हाफ Li स्क्वायर। इस पे अपन ने खूब सवाल भी कर लिए थे। चलो आगे। अगला, आप जो परिपथ पढ़ रहे थे उसका नाम क्या था? आप जो टॉपिक चल रहा वो पढ़ रहे थे आप एसी परिपथ। क्या पढ़ रहे थे? जिसके अंदर शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ तो अपन ने पढ़ लिए थे। फिर चालू किया था अपना शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। ये वही तो किया था। कहता है शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। देखो, वे परिपथ जिनमें केवल चोक लगी होती। क्या लगी होती है? चोक लगी होती। शुद्ध प्रतिरोधी बोलता तो जिनमें केवल क्या लगे होते? अगर शुद्ध प्रतिरोधी पूछे तो वे प्रतिरोध जिनमें केवल क्या लगे होते हैं? प्रतिरोध। अरे गधो, मैं बोल रहा हूं, अगर ये तो मैं करवा रहा हूं शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। शुरू से मैंने लाइन लिखवा दी थी, टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं तो इसको। अगर आपको बोले शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ किसको बोलते हैं? जिनमें केवल क्या लगे होते हैं? प्रतिरोध लगे होते हैं। जो एकमात्र ऐसी परिपथ जो डीसी परिपथ की भांति कार्य करता है। पढ़ा था ना, जिसके अंदर धारा और वोल्टेज के बीच में कोण 0 डिग्री था, दोनों इन फेज होती है। एकमात्र ऐसा परिपथ है ऐसी परिपथ जो कौन सा है? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। अब बात करते हैं शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। वे परिपथ जिनमें केवल क्या लगे होते हैं? चोक लगी होती है। डायग्राम के तौर पर ये देखो, ये पहली कॉइल, ये दूसरी कॉइल। एक बार के लिए अलग अलग बना रहा हूं, फिर जोड़ेंगे। इनको जोड़ देता हूं। ये लो, जोड़ दिया। ये परिपथ कैसा है? श्रेणी शुद्ध इंडक्टिव। श्रेणी शुद्ध इंडक्टिव। हालांकि ऐसा बनता नहीं, कभी कारण बता देता हूं। अब एक बात तो, ये चोक है, यहां से यहां तक ये चोक है। अब इनको जोड़ूंगा तो जोड़ेंगे किसके सहायता से? तार नहीं जोड़ेंगे क्या? और खाली सीधे चालक तार में क्या होता है? प्रतिरोध होता है कि नहीं होता? मतलब ये जो कनेक्टिंग जो तारे जोड़ी गई उनमें क्या होता है? आर होता है कि नहीं होता? भाई पढ़ते। और आप पढ़ क्या रहे हो? शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। क्या ऐसे परिपथ बनाना संभव है क्या? ये तो नॉर्मली सीधे ही बता रहा हूं। बिना तार आप किसी खाली दो चोक को सीधा जोड़ सकते हो क्या? जोड़ने के लिए आप कनेक्टिंग लीड तो चाहिए। कनेक्टिंग लीड आएगी तो सीधा वायर आएगा। सीधा वायर आएगा तो उसमें क्या होता है? प्रतिरोध होता ही होता है। मानते हो इस बात को? मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ भविष्य में कोई बन जाए वो अलग बात है, वर्तमान हाल फिलहाल में बनाना संभव नहीं है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ बनाना संभव नहीं होता। कारण समझ गए होगे? ये तो था नॉर्मल जो आपको याद रह जाएगा। अपना मेनली कारण बता दो क्यों नहीं बना सकते इन परिपथों में। इन कौन सा परिपथ की बात कर रहे हो आप? शुद्ध इंडक्टिव। इन परिपथों में अब एक बात बताओ, धारा तथा वोल्टेज चोक है। चोक किसको रोकती है? धारा को रोकती है, वोल्टेज को? चोक किसको रोकती है? धारा को रोकती है, वोल्टेज को? धारा को रोकती है। किसको रोकती है? धारा को रोकती है। चोक किसको रोकेगी?
धारा को। अब ये बताओ रोकेगी तो आगे कौन जाएगा, पीछे कौन रहेगा? धारा आगे रहेगी, वोल्टेज आगे रहेगा? वोल्टेज आगे रहेगी, इसलिए मैंने पहले धारा लिखा। इन परिपथों शुद्ध इंडक्टिव परिपथ धारा तथा वोल्टेज, धारा तथा वोल्टेज, वोल्टेज वोल्टेज दोनों, दोनों धारा तथा वोल्टेज। डस्टर का मिल गया। धारा वोल्टेज से, धारा वोल्टेज से पीछे रहती, क्या रहती? पीछे रहती यानी कि लेग रहती है। क्या करती है? लेग। पीछे को बोलते हैं लेग करना, लेगिंग बोलते। पावर फैक्टर पढ़ाऊंगा आगे, उसके अंदर पढ़ाऊंगा। अगला, इन परिपथ में, कौन से परिपथ की बात कर रहे हो आप? शुद्ध निडेल। इन परिपथ में धारा वोल्टेज से, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री, कितने डिग्री? 90 डिग्री पीछे, यानी कि लेग पीछे रहती है। भाई धारा है, पहली तो बात ये है कि धारा क्या रहेगी? वोल्टेज से पीछे रहेगी, ये तो कन्फर्म है। कितनी पीछे रहेगी? पूरा कितना? 90। किन परिपथों में? शुद्ध। हालांकि बनाना संभव नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। अगर होता तो क्या होता? शुद्ध अगर प्योर इंडक्टिव होता तो 90 डिग्री क्या चलती? धारा पीछे चलती। अब देखना इन परिपथों में पावर, कौन सा परिपथ पढ़ रहे हो? इन परिपथों में पावर यानी कि शक्ति, पावर बराबर एसी के अंदर पावर निकालने का सूत्र तो एक ही, P बराबर VI cos थीटा। अच्छा, VI को कुछ ही मान लो, I को कुछ ही मान लो। cos थीटा की वैल्यू कितनी इसमें? 90। cos 90 का मान कितना होता है? 0। और 0 किसी से भी गुणा करो क्या लाएगा? 0। तो आपके घर में ऐसा कोई उपकरण है क्या जो आप जला रहे हो, चला रहे हो, लेकिन बिल ही नहीं आ रहा, पावर कंसेप्ट हो ही नहीं रही? तो ऐसा परिपथ बनाना संभव है क्या? मेनली ये कारण है, इसी कारण ये परिपथ बनाना संभव नहीं है। 2 कारण बता चुका हूं। एक तो क्या रहेगा, साथ में प्रतिरोध आ जाता है। एक क्या रहता है? पावर कंजप्शन। आपके सामने पड़ा ना, VI cos थीटा होता है। cos थीटा का मतलब cos 90 का मान 0, और 0 किसी से गुणा करो क्या लाता है? 0 लाता है। कॉफी पिएगा क्या? पी ले, आलस आ रहा है क्या ठंडा में? आगे आ जाओ। अच्छा, इन परिपथों में धारा, इन परिपथों का पावर फैक्टर, इन परिपथों में पावर फैक्टर आगे पढ़ाऊंगा। पावर फैक्टर 0 डिग्री लेग होता है। दोबारा सुन लेना ये चीजें। वे परिपथ जिनमें केवल क्या लगे होते हैं? चौक। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कहलाएंगे। ऐसा परिपथ बनाना कारण प्रतिरोध आ जाएगा। थोड़ा और पढ़ना चाहो तो ध्यान रखना, इन परिपथों धारा क्या सकती है? वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे, धारा चलेगी वोल्टेज से पीछे। कारण आप जानते हो, इंडक्टेंस होता है इसके अंदर, इसलिए। अच्छा, इन परिपथों पावर कंजप्शन कितना होता है? 0। क्यों? दोनों के बीच कौन कितने डिग्री? 90। आपके घर में ऐसा कोई उपकरण नहीं होगा जिसमें क्या करते हो आप? प्रेस चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो ना, बिल तो आता ही आता है। मतलब ऐसा परिपथ बनाना, अगर ऐसा हो जाए तो बढ़िया है अपने लिए। तो अब क्या पता कोई एलियन आ जाए आगे, तब कभी हो जाए, फिलहाल नहीं होता। इन परिपथों का पावर फैक्टर कितना होता है? लेगिंग। कितना डिग्री? 0 डिग्री। चल लूं क्या आगे चलते हैं। एग्जाम है उसका फरवरी में, अभी वाला बेटा है। चले, इंडक्टर हो गया। अब आप पढ़ोगे कैपेसिटर। कैपेसिटर इसको बोलता है संधारित्र। अपन नॉर्मल भाषा में इसको बोलते हैं सेल। घरों में नहीं बोलते क्या? पंखा है ना घर पे, अब आवाज नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रख लेना अपने। कैपेसिटर, पंखा जो देखा ना, पंखे के अंदर एक अपन बोलते हैं सेल लेकर, इसको कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर भी कहते हैं। सेल बोल दो या कंडेंसर। तो इसके 3 से 4 नाम है। आपको कौन सा नाम याद रखना है? कैपेसिटर। चलो आगे, ये तो कंठस्थ याद होना चाहिए, इंग्लिश वर्ड है, पेपर इंग्लिश में भी आता है। कैपेसिटर बोल दो, संधारित्र बोल दो, या सेल या कंडेंसर। सेल तो अपन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, घरेलू भाषा में, हालांकि सेल अलग चीज होता है। कंडेंसर कहता है किसे? आपको पता है क्या? घर में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सबसे पहले किसी डेफिनेशन, सबसे पहले जिसको क्या करते हैं? डेफिनेशन बनाते हैं। 2 अचालक,
दो अचालक प्लेटों से बनी वह युक्ति, प्लेटों से बनी युक्ति जिन्हें अचालक पदार्थ द्वारा पृथक करके बनाया जाता है क्या कहलाता है? कैपेसिटर। ये पहली प्लेट होती है, ये दूसरी प्लेट। सिंबल ऐसा होता है कैपेसिटर का। इस दो प्लेटों से मिलकर बनी वे युक्ति जिसके बीच में क्या बना होता है? अचालक। ऐसी युक्ति क्या कहलाती है? संधारित्र या कैपेसिटर। डेफिनेशन कंटेस्ट कर लेना, आपको प्रैक्टिकल जब भी वाइवा लेने आएंगे, जब जो बाहर से वे पूछेंगे उनको भी इतना ही आता है। कैपेसिटर कहते हैं किसे? दो अचालक प्लेटों से बनी वे युक्ति, दो अचालक प्लेटों से बनी वे युक्ति जिसके मध्य क्या भरा होता है? अचालक पदार्थ भरा होता है, वो क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। काम क्या होता है उसका? ये देखो, वे युक्ति जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश एकत्रित करती है क्या कहलाती है? कैपेसिटर कहलाती है। जो आप करते हैं ना, कभी चेक करते हैं ना अपन, पटाखा बोलाते नहीं पकड़ के हाथ से, वो आवेश इकट्ठा हो जाता है उसके अंदर, फिर आप क्या करते हो? आपस में टकराते हो, शॉर्ट होता है, फिर आपकी आवाज निकलती है उसके से। चले तो पूरी डेफिनेशन दोनों को मिला के कैसे बनाएंगे? दो अचालक प्लेटों से बनी वे युक्ति जिसके मध्य क्या भरा होता है? अचालक पदार्थ बना होता है, जो क्या करता है? आवेश एकत्रित करती। क्या करती है? आवेश एकत्रित करती है। वो युक्ति क्या कहलाती है? कैपेसिटर कहलाती है। यह अपन नॉर्मल इतना याद रखेंगे, वे विद्युत युक्ति जो क्या करती है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश एकत्रित करती है। चलना आगे, अगला कैपेसिटर आवेश को वोल्टेज के रूप में, किसके रूप में? वोल्टेज के रूप में एकत्रित यानी कि इकट्ठा या स्टोर करती। भाई आवेश इकट्ठा करती है, लेकिन किसके रूप में? वोल्टेज के रूप में। मोस्ट कर लेना इसको, सवाल को, कोई दिक्कत समझ? भाई वो युक्ति तो आपने इतना तो अभी तक पढ़ लिया होगा, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला लगभग कि युक्ति कहता है किसे? कैपेसिटर कहता है किसे? वे युक्ति जो क्या करती है? आवेश इकट्ठा करती है। आवेश इकट्ठा करती है, वो क्या कहलाती है? कैपेसिटर। नॉर्मली नई चीज ये कि आवेश किसके रूप में इकट्ठा करती है? वोल्टेज के रूप में। चलूंगे आगे, यहां तक किसी को दिक्कत समझे परेशानी हो जाएगा? वो अलग अलग मान पे अलग अलग बनेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आगे कैपेसिटर खुद कितने प्रकार के होते हैं। ये फिक्स नहीं होते कि ये कितना करेगा। भाई अपने जो घरों के सेल होते हैं वो अलग होते हैं, जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो अलग होते हैं, मोटरों में जो लगते हैं वो अलग होते हैं, जो पंखे में लगता है वो पेपर कैपेसिटर कहलाता है। बताता हूं आगे, धीरे धीरे देखते दो। अगला कैपेसिटर हो गया। उसके बाद कैपेसिटर निम्न प्रकार के होते हैं। कैपेसिटर के प्रकार कैपेसिटर के प्रकार। पहला जो पढ़ोगे उसका नाम है पेपर कैपेसिटर। पेपर, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, पूरे नाम लिख रहा हूं, पेपर कैपेसिटर। दूसरा जो पढ़ोगे उसका नाम है सिरेमिक। दूसरा है सिरेमिक कैपेसिटर। तीसरा है माइका कैपेसिटर। तीसरा, चौथा हो गया इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। और जो 500 पढ़ोगे वो है ऑयल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार है। चले आगे, पेपर, सिरेमिक, माइका, इलेक्ट्रोलाइट और ऑयल। पहला कैपेसिटर पंखों में यूज होता है, मोस्टली याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहां यूज होते हैं? पंखों में यूज होता है। तो पंखों में यूज होने वाला कैपेसिटर किस नाम से जाना जाता है? पेपर। किस मान का होता है? तो याद रखना, 2.5 माइक्रोफेराड। 2.5 माइक्रोफेराड। कितने यूज होता है? 2.5 माइक्रोफेराड। और वोल्टेज का अगर पूछे तो वोल्टेज यूज होता है इसमें 2000 वोल्ट। लेकिन ये काम आता है डीसी तक,
कहाँ यूज होते हैं? डीसी में। एसी में इनका अलग काम होता है। मेनली कैपेसिटर जो लगता है वो फिल्टर परिपथों में लगता है। डीसी बनती है ना, थोड़ी दिन पहले बताया, फिल्टर करना पड़ता है, वहां पे डीसी फिल्टर के रूप में एक छन्नी का प्रयोग करते हैं। छन्नी के रूप में प्रयोग होता है कैपेसिटर और चोक। कैपेसिटर और अब चोक क्या करते थे, अगर मान लो उसमें डीसी में जोड़ दिया, डीसी में अगर कैपेसिटर सॉरी चोक जोड़ दी तो उसका एक्सल का मान कितना होगा? 0। मतलब वो डीसी को क्या करती है, जाने देती है और फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को रोक लेगी। तो एक छन्नी का काम करती है वो। उस तरीके से पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, आपको आ जाऊंगा आगे। फिलहाल अभी के लिए आपको इतना याद रखना, पेपर कैपेसिटर कहाँ यूज होता है? पंखों में। कितने माइक्रोफैराड होता है? 2.5 से 3 मेगाहर्ट्ज। आपको 2.5 याद रखना है। माइक्रोफैराड होता है MFD का मतलब। हाँ, और इसका माइक्रोफैराड है। ये तो सिंबल लगा दिया ना, माइक्रो हो गया। सिंबल हो गया। वहां सिंबल नहीं होता, वो लिख देते, वहां पे वर्ड में लिख देते वो। अगला सिरेमिक। अच्छा, इसमें ये चालक पदार्थ के रूप में लिखा नहीं। ये जो परत होती है ना ये चालक की, वो किसकी होती है? वो होता है मोमी कागज। कौन सा कागज होता है? मोमी कागज। ये चालक परत के भी याद रखना, मोमी कागज। अगला सर वो बारूद जैसा होता है जो बारूद जो कागज है। कागज के प्रकार है। मैं कागज भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सेकंड ईयर में आएंगे कई प्रकार के कागज देंगे। अभी आपको ये रखना कि अपन जो घरों में जो पंखा यूज होता है उसमें जो कैपेसिटर लगता है वो पेपर कैपेसिटर होता है। पेपर से ही नाम छुपा हुआ ना, मोमी कागज। आंसर इसमें छुपा है। इसमें जो ए चालक जो पदार्थ होता है, ए चालक जो परत होती है वो किसकी बनी होती है? मोमी कागज की। सिरेमिक होता है, इसके अंदर ए चालक पदार्थ होती है किसकी? सिरेमिक की। ए चालक परत, ए चालक परत, ए चालक परत होती है सिरेमिक, सिरेमिक या टिटेनियम या मैग्नीशियम। मैग्नीशियम परत के रूप में किस किसका होता है? या तो सिरेमिक होगी या टिटेनियम होगी या मैग्नीशियम होगी। यूज होता है इसका 0.2 माइक्रोफैराड और अगर वोल्टेज पूछे तो 1500 वोल्ट। सर होता किसमें? यूज इसका अलग अलग जगहों पे यूज होता है। सारे एक साथ ही करवा दूंगा, अभी मेरे पास जगह नहीं बचेगी। चले, पेपर का हो गया। जिसका यूज पूछा जाएगा मैं एंड टू एंड बता दूंगा। सिरेमिक, ए चालक पदार्थ या सिरेमिक होगी या टिटेनियम होगी या मैग्नीशियम। क्षमता कितनी होती है? 0.2 माइक्रोफैराड और वोल्टेज क्षमता 1500 वोल्ट। ये सारी क्षमताएं डीसी के अंदर है। माइका, माइका को और क्या बोलते हैं? ए चालक परत। माइका को बोलते हैं अभ्रक। क्या बोलते हैं? अभ्रक या माइका एक ही चीज है। तो ए चालक परत किसकी होगी? अभ्रक की या माइका की। यूज होता है कितने पे? ये 0.1 माइक्रोफैराड और वोल्टेज क्षमता इसकी होती है 2500 वोल्ट। कितनी? 2500 वोल्ट। कितने? डीसी में। किसमें? डीसी में। इलेक्ट्रोलाइट मोटरों में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? मोटरों में यूज। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो यूज करवा रहा हूं वो ध्यान रखना। पंखे में लगता है पेपर, मोटरों में कौन सा लगता है? इलेक्ट्रोलाइट। मोटरों में यूज होता है। क्षमता इसकी होती है 2000 माइक्रोफैराड। वोल्टेज क्षमता इसकी होती है 450 वोल्ट। 450 वोल्ट। अगला ऑयल। ऑयल सबसे अधिक क्षमता, सबसे अधिक क्षमता किसकी होती है? ऑयल कैपेसिटर की। ए चालक परत के रूप में क्या होगा? नाम में छुपा है। परत किसकी होगी? बीच में क्या भर देंगे? इसके ऑयल भर देंगे। इसकी क्षमता याद रखना 0.1 माइक्रोफैराड। वोल्टेज क्षमता होगी 25,000 वोल्ट। 25,000 वोल्ट। ये सुबह शाम चाय के साथ लेते रहना इनको, 2-2 3-3 दिन को, वरना भूल जाओगे। पहला पेपर कैपेसिटर एक सेकंड करवा देता हूं। सिरेमिक, माइका, इलेक्ट्रोलाइट और ऑयल। इलेक्ट्रोलाइट और ऑयल। अच्छा, पेपर का यूज पंखों में होता है। क्षमता 250 मेरे और वोल्टेज क्षमता 2000 वोल्ट। चले, ए चालक परत किसकी होती है? मोमी कागज। मोमी कागज। सिरेमिक, ए चालक पदार्थ कौन? सिरेमिक, टिटेनियम या मैग्नीशियम। क्षमता 0.2 माइक्रोफैराड से 1500 वोल्ट। माइका, ए चालक परत की अभ्रक की होगी 0.1 माइक्रोफैराड, वोल्टेज क्षमता 2500 वोल्ट। इलेक्ट्रोलाइट मोटरों में यूज होता है। माइक्रोफैराड कितना? 2000। वोल्टेज क्षमता 450, याद रखना। ऑयल सबसे ज्यादा क्षमता कौन से की होती है? ऑयल की। परत के रूप में किसका बढ़ता है? ए चालक परत के रूप में ऑयल। क्षमता 0.1 माइक्रोफैराड से 25,000 वोल्ट। तो सबसे अधिक क्षमता तो इसकी हुई ना? नहीं हुई? अब पूछ सवाल। सर ये जो 25,000 वोल्ट द्वारा ये आवेश को इकट्ठा करती है कितना? ये फिल्टर का काम करती है। इतना इकट्ठा हाँ। करती है ना? चले आगे, अब आ जाओ इस पे।
ये तो था आपने जो मैंने बताया था अभी, वो तो किसमें थी, वोल्टेज था डीसी में थी, किसमें थी, डीसी। चलो ऐसी परिपथों में भी तो कैपेसिटर लगते हैं, वो क्यों लगाते हैं, मेन बात ये। तो ऐसी परिपथ में जो कैपेसिटर लगते हैं वो क्यों लगते हैं, पहला कारण बताओ। सबसे पहले तो अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था, हाँ, स्टार्टिंग मोटरों का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना। पहले याद रखना, एक फेज को, किसको, हाँ, एक फेज को दो फेजों में बांटने के लिए, दो फेजों में बांटने के लिए एक फेज दो में बंटेंगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, मोटर स्टार्ट है। सिंगल फेज की मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अपने घर में आप जाते हो ना, पानी की मोटर स्विच ऑन करके चालू हो जाती है, हालांकि किताब क्या बोलती है, सिंगल फेज की मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं, तो घर की पंखा कैसे चालू हो गया भाई स्विच ऑन करते, कंडेंसर लगा दिया, वो क्या करता है, एक फेज को दो फेजों में बांटता है, तो मोटर स्टार्ट होगी, खत्म बात। स्टार्टिंग टॉर्क भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तभी चालू होगी। अगला, पावर फैक्टर सुधारने में, पावर फैक्टर सुधारने में यूज होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। पावर फैक्टर सुधारने में और एक फेज को दो फेजों में बांटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर का। किसका करते हैं, पावर फैक्टर। अपने घर में लगता है ना, तो पावर फैक्टर सुधारता है और एक क्या करता है, एक फेज को दो फेजों में बांटता है। पावर फैक्टर पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से समझा दूंगा। पावर फैक्टर होगा तीन प्रकार का, जिसमें धारा आगे चलती है वो तो लीडिंग पावर फैक्टर, जिसमें धारा पीछे चलती है वो लेगिंग पावर फैक्टर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंडक्टर करवाया था ना, उसके अंदर क्या लिखा था, धारा 90 डिग्री क्या चलती है, पीछे मैंने क्या लिखा, लेग का मतलब क्या, धारा क्या चलती है उसमें। अब पावर फैक्टर सुधारना मतलब धारा को कहां लाना पड़ेगा, आगे, धारा को कहां लाना पड़ेगा, आगे। तो एक मात्र कैपेसिटर का ये गुण है जो बताऊंगा, आगे करवा देता हूं। वो क्या करता है, वोल्टेज मान परिवर्तन का क्या करता है, विरोध, वोल्टेज को रोकेगा और धारा को, जैसे धारा आगे जाएगी कौन सा पावर फैक्टर बन जाएगा, सुधर नहीं जाएगा क्या, लेग था, आगे जाते क्या होता है, लीड कर जाएगा। कारण समझा देता हूं उसका क्यों। सबसे पहले ये देख लो, कैपेसिटर पढ़ लिया, पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, इसको बोलते हैं धारिता। क्या बोलते हैं, धारिता। पहले करवा रखा है क्या सर ने, चलो फिर ठीक है। कैपेसिटेंस या तो ज्यादा समझ आएगा, कैपेसिटेंस या जैसे अपन चौक पढ़ी थी, कहां से चालू किया था, इंडक्टर, इंडक्टर के बाद इंडक्टेंस, वैसे अपन क्या पढ़ा, कैपेसिटर, फिर क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस। चले, किसी कैपेसिटर का वह गुण जो क्या करता है, वोल्टेज मान परिवर्तनों का विरोध करता है। शाबाशी तेरो, विरोध करता है, क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। और धारामान परिवर्तनों का जो विरोध करता है वो क्या कहलाता है, इंडक्टेंस। चलें आगे। अगला, प्रदर्शित किससे करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है सी से। किससे किया जाता है, सी। इकाई पूछी जाएगी आपको, इकाई क्या होती है इसकी, फेराड। चलूंगा, इकाई क्या होती है इसकी, फेराड। अच्छा, सी बराबर फॉर्मूला इसका बनेगा, फॉर्मूला एक आपने पढ़ा होगा ना, क्यू बराबर सी वी, तो इसका बन जाएगा क्यू बटा वी। जस्ट किसका उल्टा चलेगा, इंडक्टेंस का। वो क्या करता था, धारा का विरोध करता था ना, ये किसका कर रहा है, तो उसका जो हेनरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, वोल्ट प्रति कूलाम था। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या, कूलाम प्रति वोल्ट। हिंदी में लिख देता हूं, आवेश बटा वोल्ट, वोल्टेज। इकाई बना लेते हैं, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम प्रति वोल्ट। क्या कहलाता है, फेराड कहलाता है। क्या कहलाता है, फेराड। ये लाइन समझ आई, आ गई। तो वोल्ट प्रति कूलाम क्या कहलाता है, वोल्ट प्रति कूलाम इंडक्टेंस। चलो वो कूलाम प्रति वोल्ट क्या कहलाता है, दोनों में से एक को अच्छे से याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चले आगे। अगला, एक धारिता ज्ञात करने का एक और सूत्र है, वो ध्यान रखना, 8.85, सी बराबर 8.85 इंटू के डॉट ए दोबारा सुन लो, 8.85 इंटू के इंटू ए ब्रैकेट में लग जाएगा n-1 बट्टा में लग जाएगा t इंटू 10⁸ आंसर आएगा माइक्रोफेरेड में। आंसर किसमें आएगा, माइक्रोफेरेड में। ये फॉर्मूला कंटेस्ट कर लेना, सवाल बनेगा ही बनेगा।
यहाँ नहीं तो कंपटीशन में बनेगा, कंफर्म गारंटी है। धारिता, धारिता ज्ञात करने का सूत्र तो है ही अपने पास, कौन सा है? वोल्ट कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C बराबर 8.85 इंटू K इंटू A, K इंटू A इंटू A, ब्रैकेट में n माइनस 1 बट्टा में T इंटू 10 की घात 8, जहां C का मतलब क्या होता है? यानी कि धारिता क्या होता है? इकाई क्या होती है? फेराड। उसके बाद के बाद में लिखा दूंगा, ए लिख लो। ए का मतलब होता है प्लेट का क्षेत्रफल। क्या होता है? प्लेट का क्षेत्र, प्लेटें लगी है ना दो, फॉर्मूला प्लेटें, प्लेट का क्षेत्रफल। फिर होगा एन, एन होता है प्लेटों की संख्या, प्लेटों की संख्या, प्लेटों की संख्या। टी का मतलब होता है प्लेटों की मोटाई, प्लेटों की मोटाई, प्लेटों की मोटाई। अच्छा, अब लिखता हूं के का मतलब होता है अचालक नियतांक, अचालक नियतांक। आप लोगों ने ना प्लेटों के बीच में क्या भरा है? अचालक नहीं भरा क्या? इसका नियतांक कितना होता है? वायु और निर्वात के लिए तो इसका मान होता है कितना? इकाई, वायु और इकाई। अचालक नियतांक लिख देता हूं यहां पर, नोट डाल के ध्यान रखना। वायु तथा निर्वात, वायु तथा निर्वात के लिए बराबर होता है कितना? K बराबर 1, K बराबर, वायु और निर्वात के लिए तो K का मान फिक्स होता है, कितना होता है? 1। अदर पदार्थों के लिए होता है 2 से 81 तक, 2 से, वो आपको दे दिया जाएगा, वो आपको, इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना याद रखना, वायु तथा निर्वात के लिए, वायु तथा निर्वात के लिए K यानी कि नेतांक, अचालक नेतांक का मान कितना होता है? नेतांक का मान कितना होता है? K बराबर 1। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? अब जो आप पढ़ोगे उसके अंदर आपको पूछा जाएगा धारिता किसके समानुपाती होती है, धारिता किसके समानुपाती होती है, यहीं कहीं याद हो जाएगा। देखो C के बराबर में क्या पढ़े? K पढ़ा है, A पढ़ा है, N पढ़ा है। तो धारिता K यानी कि पदार्थ की प्रकृति या प्रकृति या अचालक नियतांक, नियतांक बोल दो चाहे प्रकृति बोल दो, एक ही चीज है, पदार्थ की प्रकृति के समानुपाती होता है। A यानी कि प्लेट का क्षेत्र, जितनी बड़ी प्लेटें लगाओगे, जितनी बड़ी प्लेटें लगाओगे उतनी धारिता बनेगी। तो धारिता समानुपाती किसकी होती है? प्लेट के क्षेत्रफल के। अच्छा, जितनी ज्यादा प्लेटें लगाओगे तो भी क्या होगा? धारिता बढ़ेगी। क्यों? n समानुपाती में पड़ा है। एक मात्र क्या होती है? मोटाई, प्लेटों की मोटाई। इसके क्या होता है? वित्त कर्मानुपाती होता है। ये एक एक लाइन अभी लिखनी है आप लोगों को, उतारो, मैं अभी लिखवा देता हूं, जगह नहीं बची। थोड़ा सा ना अभी परसेंटेज की बाद में सोचना, पहले परसेंटेज के लिए मत पढ़ो यार, मैं फिर बता रहा हूं। जब आप कंपटीशन में बैठोगे ना, 33 वाला भी बैठेगा, 50 वाला भी बैठेगा, 100 वाला भी बैठेगा। आप उस टाइम कितनी कर, तो आपने जो 33 लाया वो भी आपकी मेहनत के है कि नहीं है, वो उस पर डिपेंड करता है। आपकी मेहनत के कितने परसेंटेज है वो आपको आगे क्वालिफाई करवाएगा, वरना अन्यथा कोई नहीं, कुछ नहीं करवा सकता। दूसरी बात मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि कैपेसिटर, आपने अपने चालू कर लिया था कैपेसिटर, ठीक है। अब एक अपने एक इंडक्टर के अंदर एक चीज रह गई थी जो करवाना भूल गया था, वो अभी यहां कर लेते हो, जिसको बोलते हैं युग्मक गुणांक। आपको उतारना उसी के साथ है, इंडक्टर का जो टॉपिक था ना, इंडक्टर के अंदर उतारना है, थोड़ी सी जगह छोड़ो। युग्मक गुणांक, गुणांक या इसको बोलते हैं कपलिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? कपलिंग फैक्टर, कपलिंग फैक्टर या युग्मक गुणांक। कपलिंग का मतलब समझ तो क्या होता है? जोड़ना होता है। कपलिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। बात इंडक्टर कर रहे हो तो ये पहला है चौक, ये दूसरी कॉइल, ये यहां से आपने जोड़ा, चले। यहां से जब आप धारा दोगे तो ये L1 है, ये L2 है। अपने इच्छा अनुसार क्या करेगी? अपने मान के अनुसार क्या करेगी? धारा स्टोर करेगी। जब कोई चीज धारा स्टोर करती है वो अपना क्या करती है? अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाएगी क्या? चुंबकीय क्षेत्र बनेगी तो एक तो इसका चुंबकीय फ्लक्स होगा, एक इसका होगा, दोनों को अलग अलग ही बनेगा। क्यों? दोनों अलग अलग मान के होगा तो अलग अलग ही बनेगा, सीधी सी बात है। एक मान के होगा तो एक जैसे बनेंगे। अगर दो आदमी अगर बराबर कैपेसिटी के हैं और दोनों आपस में लड़ते हैं तो कभी जीत पाएंगे, हार पाएंगे क्या? नहीं। एक कमजोर होगा या एक ताकत, तभी तो कुछ होगा। दोनों में से एक कमजोर होगा, ये क्या करेगा? एक का जो चुंबकीय फ्लक्स है, एक का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को क्या करने लगता है? प्रभावित करने लगता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या करने लगता है? इसको प्रभावित
करने लगता है। पास में पढ़ेंगे, सेम टॉपिक पढ़ेंगे अपन ट्रांसफार्मर के अंदर, वहीं पे इसका सही से बताऊंगा। एक सप्लाई गई इसके अंदर, चुंबकीय फ्लक्स बनाया, इसके अंदर भी तो बनेगा, तो दोनों का चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? अत्यनिष्ठ होने के कारण, अत्यनिष्ठ होने के कारण, अत्यंत पास होने के कारण एक दूसरे क्या करने लगता है? प्रभावित करने लगता है। इस अनुसार प्रभावित करने लगता है, इस अनुसार एक कारक बनता है जिसको बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो आगे। और ये प्रभाव कहलाता है कपलिक गुणांक। किसके कारण उत्पन्न होता है? कपलिक के कारण। जोड़ा तभी तो पैदा हुआ है, अलग अलग होता तो पैदा ही नहीं होता ये। तो इसका निकालने का फॉर्मूला है वो देख लेना, के बराबर m बटा L1 इंटू L2। इस पे रूट लगा दो। क्या लगा दो? रूट। जहां के बराबर होता है क्या? कपलिंग गुणांक या युग्मक गुणांक, कपलिंग गुणांक। m का मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण ट्रांसफार्मर आपके इसी सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण। और L1 और L2 ये होता है स्वप्रेरण। क्या होता है? स्वप्रेरण। इनके और भी नाम होते हैं, इनको इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। आगे पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी हिंदी में याद रख लो। के का मतलब कपलिंग गुणांक, एम का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन्य प्रेरण, और L1 और L2 क्या होता है? स्वप्रेरण। स्वप्रेरण मतलब खुद के अंदर ही तो उत्पन्न हुआ है फ्लक्स। चलो आगे। तो ये याद रखना। फिर आपको याद रखना म्यूचुअल इंडक्टेंस और कपलिंग गुणांक के बीच में संबंध। अन्योन्य प्रेरण तथा युग्मक गुणक के बीच संबंध क्या है? तो याद रखना इन दोनों के बीच संबंध लगा। के पहले से पढ़ा था इसके बीच में, अगर बाकी से निकाल चली जाएगी गुणा में इंटू अंडर में L1 इंटू बराबर में m। फॉर्मूला तो एक ही याद रखना है आप लोगों को, बड़ा है नहीं, यही के बराबर m बटा अंडर में L1 इंटू L2। चलो आगे। अच्छा, अब दोनों बीच में संबंध लिखे तो इसको इधर फेंक दो, के इंटू अंडर में L1 इंटू L2, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल जाएगा। एक क्वेश्चन है आपके पास, जो क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। एक परिपथ में 18 मिली हेनरी तथा 2 मिली हेनरी की कॉइल संयोजित की जाती है तथा उनके मध्य म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस 54 मिली हेनरी है। तो के का मान क्या होगा, यानी कि युग्मक गुणांक क्या होगा? दोबारा सुन लेना। एक परिपथ है जिसके अंदर क्या जोड़ी गई? 2 कॉइल जोड़ी गई, एक तो 18 मिली हेनरी की, एक क्या है 2 मिली हेनरी की। चलो आगे। इनको जोड़ने पर इनके मध्य जो म्यूचुअल इंडक्टेंस उत्पन्न हुआ है, जो अन्योन्य प्रेरण उत्पन्न हुआ, वो कितना का है? 54 मिली हेनरी का। तो के यानी कि युग्मक गुणांक का मान ज्ञात करो। युग्मक गुणांक का मान ज्ञात। एक सेकंड आपको निकाल के देखना कितना आता है, वरना करवाता हूं। खाली कुछ ही देखना, मान ही रखना है खाली। एम की जगह क्या लिखोगे? एम की जगह एम का मतलब होता क्या? अन्योन्य प्रेरण। मतलब क्या होगा? 54। अंडर L1 कितना है? L2 कितना है? करके दिखाओ, फिर करवाता हूं। इस बोर्ड पे कर दो। इतना आसान सवाल नहीं हो रहा। आपके पास जो दिया था वो L1 की वैल्यू कितनी दी थी? 18 मिली हेनरी। L2 की वैल्यू कितनी दी थी? 2 मिली हेनरी। M की वैल्यू कितनी दी थी? 54 मिली हेनरी। दी थी कि नहीं दी थी? निकालना क्या था? के ही तो निकालना था। तो के यानी कि युग्मक गुणांक का सूत्र क्या था? M बटा में अंडर रूट में L1 इंटू L2 बराबर का बराबर। M की वैल्यू कितनी है? 54 मिली हेनरी बटा में अंडर रूट में 18
मिली हेनरी इंटू में 2 मिली हेनरी, यही तो है। अब देखो 54 तो ऊपर पड़ेगी, 54 मिली हेनरी 54/36 बट्टा अंडर रूट में 36, पीछे क्या आएगा मिली हेनरी स्क्वायर नहीं आएगा, मिली मिली से गुणा नहीं करेगी, हो गया। अब देखो 36 का कितना निकलेगा, 54 का तो 54 मिली हेनरी है ही, 36 का 6 और मिली हेनरी का खाली मिली हेनरी निकलेगा, 2 है था तो मिली हेनरी से मिली हेनरी 6 नहीं 54 आंसर। इसकी कोई इकाई, कोई पहले कहा था गुणांक की कोई इकाई नहीं होती, देख लो बोली कट जाएगा इन वजह हो जाएगा क्या। एक और सवाल लिखना फटाफट। स्क्वायर में रूट घट जाएगा ना, स्क्वायर जब होता है ना तो एक बार आ जाता है, ये तो मैथ का सवाल है। अगर जोड़ा है ना, दो के जोड़े बने हुए हैं तो एक जोड़ा क्या आ जाएगा बार, जैसे यहाँ कितना 18 दूनी 36, 36 का वर्ग कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है 6 ही तो होता है, वर्ग कितना तो 36, तो एक जोड़ा कहा जाएगा बार। 36 को अपन क्या लिख सकते, 6 × 6 नहीं लिख सकते क्या, तो एक 6 को क्या ले लेंगे बार ले लेंगे, ऐसे होगा। करो, के की वैल्यू दी है यानी युग्म गुणा 0.6, L1 दिया है 4 मिली हेनरी, L2 दिया 9 मिली हेनरी और म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकालना है। एम निकालना है। हाँ एम निकालना है, लोग दो। देखो अपने के पास जो दिया था सूत्र अपने पास एक ही, के बराबर m बटा L1 इंटू L2 रूट में। के की वैल्यू कितनी दी है, बराबर का बराबर m का बटा अंडर रूट में क्या आएगा L1 कितना है 4 m h, सबके गलत है कारण बता देता हूँ, 4 mh इंटू 9 mh यानी मिली हेनरी, चले बराबर का बराबर 0.6 का 0.6 बराबर m का नीचे कितना आएगा 36 मिली हेनरी स्क्वायर, तो बराबर का बराबर 0.6 का 0.6 बराबर m का m, 36 का कितना निकल जाएगा 6 और इसका क्या निकल जाएगा, इसको इधर गुणा करो आएगा 3.6 मिली हेनरी। अरे m क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है हेनरी, तो आंसर में तो हेनरी आएगा ही आएगा, इकाई आया है। लेकिन युग्म गुणा की कोई इकाई कट गया था ना पहले, युग्म गुणा की कोई इकाई नहीं आएगी, देख लो बोली। लेकिन अभी आपको इस बार क्या पूछा था आंसर, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो पूरा आंसर क्या होगा 9 मिली हेनरी, सॉरी 3.6 मिली हेनरी, 3.6 मिली हेनरी। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं, 3.6 मिली बोलना पड़ता है। मैंने भी चले हो जाएगा क्या यहां तक, बाकी करेंगे कल।